Good morning to all my dear students of class 10th. How are you? Now today we will discuss the revision of first chapter means real number. As you know that from the 2nd August your UT1 exam will be conducted. So today we will start the revision of chapter number 1 which is real number. So first of all we have to understand that what is the real number, what is the upper limit, what is the lower limit. Clear? So real number is the open set. Remember it always. Real number is the open set from minus infinite to infinite, and we can write it in other words. Real number belongs to. This is a symbol of belongs to the open set. This is open set from minus infinite to infinite. Basically a real number include the all set like natural number, वो भी रियल नंबर के अंदर आते हैं. होल नंबर वो भी होते हैं रियल नंबर के अंदर. रेशनल, इरेशनल. कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपने आप में जानते हैं ये इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सब अपने आप में रियल नंबर के अंदर आता है. ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, सब के सब अपने आप में रियल नंबर के अंदर आते हैं. सो रियल नंबर इज द बिगेस्ट ग्रुप विच इंक्लूड द ऑल मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल एंड इंटीजर ऑल्सो. सो रियल नंबर इज द ओपन सेट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. रिमेंबर इट ऑलवेज. अब इसके बाद में आता है कि जो रियल नंबर है उसमें हम कैसे बताएंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में. तो पहले समझते हैं हम रेशनल की डेफिनेशन. दरअसल रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं वैसे तो आप इसको पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th 8th से. रेशनल नंबर आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहां पे Q कभी भी जीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि Q जीरो हो गया मीन्स डिनोमिनेटर जीरो हो गया सो P अपॉन जीरो बन जाएगा फिर इनफाइनाइट. ठीक है. सो Q मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद में ये थी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड इज P एंड Q. P एंड Q दोनों के दोनों अपने आप में होंगे इंटीजर. P एंड Q बोथ विल बी इंटीजर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. उसके बाद आएगा थर्ड. इस थर्ड पे ध्यान दें आप क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं. थर्ड ये है कि कॉमन फैक्टर और कॉमन डिविजर ऑफ P एंड Q बोथ शुड बी 1. इट मीन्स जैसा कि 3/5 है. अब 3/5 में 3 और 5 दोनों के दोनों सिर्फ डिविजिबल है 1 से. दोनों के दोनों सिर्फ कटते हैं 1 से. लेकिन 3/6, 5/10, 5/15 ये अपने आप में डिविजिबल हैं. ठीक है. तो हम उन नंबर की बात कर रहे हैं जिनमें P और Q फॉलो करते हैं 3 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि Q कभी जीरो नहीं होगा. Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. Q नेवर इक्वल्स टू जीरो. P एंड Q बोथ आर इंटीजर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. कॉमन फैक्टर ऑफ PQ शुड बी 1. कॉमन फैक्टर करिए या फिर कॉमन डिवीजर वो उनका सिर्फ 1 होना चाहिए. तो रेशनल नंबर की ये 3 कंडीशन आप याद रखिए कि ये आगे के काम आने वाली है. चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से. जो रेशनल नंबर होते हैं देखो सबसे पहले आता है अपने आप में टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो रियल नंबर हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो है जिनको आप डिवाइड करें एंड आफ्टर दिस सम टाइम यू विल ऑब्टेन अ रिमाइंडर 0, मींस प्रोसेस ऑफ डिवीजन विल बी स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जैसे 5/10, जैसे 2/4, 1/5। तो ये सब अपने आप में हो गए टर्मिनेटिंग नंबर और इस वजह से ये हो गए अपने आप में रेशनल। उसके बाद बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, जैसे 1/3। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कैटेगरी है इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन 2 पार्ट्स में। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मैं यहां पे एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, रिकरिंग। उसके बाद में आएगा फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप डिवाइड करेंगे किसी टर्म को किसी अनदर टर्म से, तो वहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद में एक पर्टिकुलर पैटर्न बार बार फॉलो होगा। जैसे 310, 310, 310, या फिर 123, 123, 123, इस तरह से 987, 987, 987। तो जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट या फिर एक पैटर्न लगातार फॉलो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिकरिंग। जैसे 3.414141, इस तरह से। तो जो अपने आप में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, उनको बोलते हैं हम रेशनल, जैसे कि 1/3। ठीक है, ये हो गए अपने आप में रेशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जैसे 3.467805405567, इस तरह से चलते रहते हैं विदाउट एनी पैटर्न। या फिर 2.4567890655443321 एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि भाई ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही हैं, लेकिन जिनमें कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है, जिनमें पैटर्न बनता है उनको बोलते हैं हम रिकरिंग। जैसे 3.451451451451 एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर के ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, 451 451 451, इस तरह से, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ये पैटर्न यदि फॉलो हो रहा है बार बार अपने आप में सेम है, तो उसको बोलते हैं फिर हम रिकरिंग। अदरवाइज नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग जो होता है अपने आप में वो होता है इरेशनल। इट इज टोटली इरेशनल नंबर। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग रेशनल है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग लाइक दिस, ये भी रेशनल है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ यदि वो हो जाए नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मीन्स जब डेसिमल के बाद में पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो ना हो, मीन्स डिजिट आ जाए एट रैंडम, हमें पता ही नहीं कि भाई कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है। जैसे डेसिमल के बाद में आ जाए 9854038765
4 5 7 6 इस तरह से। सो सच टाइप ऑफ number is said to be irrational, means non-terminating as well as non-recurring. So these are irrational number. Clear? चलिए आगे। इसके बाद में आता है फिर आपके यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में क्या होता है, इस एल्गोरिथम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं उनका HCF। जैसे वो कह देंगे आपसे कि 1 2 5 है, 4 50 है, ऐसे आपको मिलेंगे दो नंबर। तो हम कर देंगे फिर इनको डिवाइड, 1 2 5 से कर देंगे 4 5 0 को। तो ये चलेगा यहां पे फिलहाल 3 टाइम 15 और यहां बचेगा मेरे पास में 5 4, तो यह आ जाएगा 7। उसके बाद में आप इसको इधर लिख देंगे कि 450 इक्वल्स टू 125 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे आप स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप नंबर 1 और यहां लिखेंगे आप स्टेप 1। फिर चलेंगे आप स्टेप 2 में, कैसे कि 75 से करेंगे आप डिवाइड 1 2 5 को, और यहां पे चलेगा फिर ये 1 टाइम। सो स्टेप नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट एंड वी हैव टू राइट डाउन 1 2 5 मींस डिविडेंड इक्वल्स टू divisor 75 into quotient which is 1 plus remainder which is 50, and this is step 2. Now step 3 in which we have to divide 75 by 50, so we can write it in this way। जो ऑपरेट होगा 1 टाइम एंड रिमेंबर जो रिमाइंडर है वो बचेगा मेरे पास में 25। सो वी कैन राइट इट इनटू दिस वे लाइक दिस, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो स्टेप 3 यहां तक आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद में बोर्ड ऑफ करते हैं और आगे चलते हैं स्टेप 4। इन स्टेप 4 डिवाइड करना पड़ेगा आपको 25 से 50 को, और ये ऑपरेट होगा 2 टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हो चुका है 0। सो प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, एंड 25 इज HCF, और बाद में हम लिख देंगे HCF इज 25। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है मेरे पास में 130 567 60 ले लीजिए।
हमें निकालना है HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए चलते हैं फटाफट स्टेप नंबर 1, जिसमें डिवाइड करेंगे हम 560 को 130 से। सो 560 डिवाइड बाई 130, और इसमें चलेगा फिलहाल 4 टाइम। So 40 is remainder. So step 1 has been completed. So 560 means dividend equals to 560 is dividend, 130 is divisor into quotient 4, remainder is 40. So this is step number 1. Now step number 2. In step number 2, we have to divide 130 by 40. 130 को डिवाइड करेंगे हम 40 से, तो ये चलेगा फिर 3 टाइम, मेरे पास में आएगा फिर यहां पे 10. So we have to write down, this is step 2. So we have to write down that dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Now step number 3, in which we divide 40 by 10. 10 for the 40. So in which step number 3 is the last step, in which remainder is 0. So we have to write down 40 equals to 10 into 4 plus 0, means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Clear? And this is step 3. So in this way, HCF is 10 of 130 and 560. Now we will move on next question. And question is, we have to find out the HCF of 2 to 5 and 6 to 5. हमें निकालना है इनका HCF. So step number 1, divide 625 by 225 in step number 1. Clear? Here quotient is 2, क्योंकि ये ऑपरेट होगा केवल 2 टाइम. So we have 450. Now remainder is 175. So this is step number 1. And we have to write down here with the help of formula, which is dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Now step number 2. In step number 2, we have to divide 225 by 175. वन टाइम चलेगा, और मेरे पास बचेगा फिर 50 एज अ रिमाइंडर. सो दिस इज स्टेप 2. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर dividend equals to divisor into quotient plus remainder, which is now 50 in step number 3. Now we have to move on step number 3. So divide 175 by 50. Clear? और ये चलेगा 3 टाइम, means 150. Remainder is 25.
So this is step 3. And here we have to write down with the help of formula. Dividend means 175 equals to divisor into quotient plus remainder. So 175 equals to 50 into 3 plus 25. Clear? Now we have to move on step number 4, which is the last step of this question. Now in step number 4, divide 50 by 25, which will be operate 2 times and remainder is 0. So we can write it into another way like this: dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So here we have to write down, or we can announce that HCF is 25. Now we will move on next step, means with the help of factor, prime factor, we can find out HCF and LCM also. So here we will use another method, means prime factorization method, to find the HCF and LCM. So topic is HCF and LCM by prime factorization. हमें HCF और LCM निकालना है with the help of prime factorization. ठीक है, तो चलिए आइए जरा हम बात करते हैं 130 और 560. ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम इनके प्राइम फैक्टर. एंड प्राइम इज which is divisible by 1 and itself is said to be prime. 2 is the smallest even prime number. 2 is the first prime number, then 3, then 5, 7. 7 के बाद 8, 9, 10 प्राइम नंबर नहीं होते हैं, सीधा पहुंचिए आप 11 के पास. 11, then 13, then 17. So such type of numbers are prime number. तो 130 का निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, तो ये आएगा 2 6 जा 2 5 जा, उसके बाद 5 और लास्ट में आएगा 13. फिर करेंगे हम प्राइम फैक्टर 560 के. तो 560 के जो प्राइम फैक्टर है वो आएंगे कुछ इस तरह से कि 2 2 जा 2 8 जा 2 0 2 1 4 0 2 7 0 2 35 और 5 7 जा 7 1 जा 7. So after doing the prime factor, we can write 560 equals to 2 into 5 into 13. Sorry, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 7, or we can say to the power 4 into 5 into 7. इतना करने के बाद में हम चलेंगे 130 पर, और 130 में हम लिख सकते हैं कि 2 into 5 into 13. So in this way LCM and HCF, इन दोनों के लिए पहले आप कंसेप्ट समझिए. देखिए HCF तो अपने आप में होता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. आप इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन प्राइम नंबर है उसको चेक करेंगे.
और फिर उसकी लेंगे आप सबसे कम पावर। जैसे यहां पे टू दी पावर 4 है, यहां पे 2 है जिसकी पावर 1 है, तो एचसीएफ में ले लेंगे हम केवल 2। उसके बाद 5 इधर है जिसकी पावर 1 है, 5 इधर भी है जिसकी पावर 1 है, तो हम ले लेंगे साथ में 5। 13 इधर है, ऊपर नहीं है, 7 ऊपर है तो नीचे नहीं है, तो छोड़ दीजिए उनको। सो 2 5 जा 10, यह आ गया एचसीएफ। रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आप कॉमन प्राइम फैक्टर हो या फिर ना हो, यहां पे कॉमन वर्ड हम यूज करते ही नहीं है एलसीएम में। एलसीएम में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर आए हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे टू दी पावर 4 इधर है, 2 इधर है जिसकी पावर 1 है, तो हम एलसीएम में ले लेंगे टू दी पावर 4, 1 को हम नहीं लेंगे। 5 की पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। बाय द वे यदि होती नीचे 2 तो फिर लेते 5 टू दी पावर 2, बट अभी ले लेंगे हम केवल 5। उसके बाद 7 ऊपर है, नीचे नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम 7 को लेंगे। फिर 13 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो 13 को भी लेंगे। सो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ का फंडा है कि आप कॉमन फैक्टर लीजिए विद मिनिमम पावर, आप कॉमन प्राइम फैक्टर लीजिए विद मिनिमम पावर। क्लियर। और एलसीएम का फंडा ये है कि हमें कॉमन चेक नहीं करना होता है, हमें तो सभी प्राइम फैक्टर लेने होते हैं विद हाईएस्ट पावर। कहीं पे सपोज 17 आ रहा है और 17 की पावर वहां पे 4 है, नीचे जब देखा तो 17 की पावर 10 निकली, तो 17 की पावर हम 10 ले लेंगे फिर। तो ध्यान रहे एलसीएम में हम सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इंक्लूड इन एलसीएम। सो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर विद मिनिमम पावर। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो रिवीजन उसको आप स्टार्ट करेंगे और करते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई तो आप डिस्कस करेंगे मेरे से, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और रिवीजन करते हुए ध्यान रहे कि आपको प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बीच में कोई स्टेप कट ना करें, उसको आप मिस ना करें, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फिर फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लेके चलें उसके प्रोसीजर के हिसाब से, आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे बताया है, जैसे समझाया है मैंने आपको, वैसे उसको आप करेंगे। क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी एग्जाम्पल, क्वेश्चन, कंसेप्ट, then you can ask frequently on WhatsApp or by call. It's your choice. So don't worry, do your work, and if you have any problem in any question, any confusion, any query in any chapter, then you can ask frequently without any fear. So ask your problem, ask your query with the concerned teacher in all subject, not even in maths, in SST, in science, Hindi, English, whatever it may be. So if you have any problem in any subject regarding to any concept, then ask frequently without any fear to the concerned teacher, and they will guide you. Clear? चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।